जे रॉबर्ट ओपनहाइमर शायद इस दुनिया के पैदा हुए अब तक के सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स में से एक थे। इनको कभी नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन किसी दूसरे नोबेल प्राइज विनर के मुकाबले में उन्होंने इस दुनिया को ज्यादा चेंज कर दिया, और आई मीन कुछ ज्यादा ही चेंज कर दिया। इनकी लीडरशिप में 20th सेंचुरी के बेस्ट फिजिस्ट ने वर्ल्ड वॉर 2 का नक्शा बदल दिया, दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम बनाकर, जहां से ओपनहाइमर बन गए थे द फादर ऑफ एटॉमिक बम। ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 में न्यूयॉर्क के अंदर एक ज्यूइश फैमिली में हुआ था। उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी फिजिक्स के अंदर ही। वो अपने वक्त के वन ऑफ द बेस्ट फिजिस्ट में से एक थे, जिनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा नई नई डिस्कवरीज करने में। बट ओपनहाइमर ने अपनी पीएचडी 1927 में यूनिवर्सिटी ऑफ गोटेंगन से की थी, जो कि जर्मनी के अंदर मौजूद है। वहाँ पर उनकी दोस्ती उन्हीं के जैसे होशियार साइंसदान हेंसिंगबर्ग से हो गई थी, लेकिन किसी को मालूम था कि 15 साल बाद ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, अपनी अपनी कंट्री के लिए दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस की वजह से। 1939 जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर देता है इन्वेजन के लिए, जिसके बाद में फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी पर अटैक कर देते हैं। दूसरी साइड से सोवियत यूनियन जर्मनी के सपोर्ट में आ जाता है, और यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। अब जो लोग कैपेबल होते हैं वो जर्मनी छोड़कर भाग जाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो। इन्हीं साइंटिस्ट में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, जो कि अमेरिका भाग जाते हैं, और अमेरिका जाने के बाद में ये बताते हैं कि एडोल्फ हिटलर न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। वो दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो वो इस दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तक पहुंची, जिसके बाद में उनके अंदर भी ये सोच आती है कि हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए जल्द से जल्द। लेकिन अभी तक अमेरिका की एंट्री वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मैटर इतना सीरियस नहीं होता जितना होना चाहिए था। बट 7 दिसंबर 1941 जापान गलती कर बैठता है यूएस नेवी के पर्ल हार्बर पर अटैक करके, जहां से मैटर सीरियस हो जाता है, और रूजवेल्ट 1942 की शुरुआत में न्यूक्लियर रिसर्च के लिए परमिशन दे देते हैं कि अब हमें एटॉमिक बम बनाना होगा, और ये सारा काम वो यूएस आर्मी के ऊपर डाल देते हैं, जो इस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब यूएस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्चर को रिक्रूट किया जाता है इस प्रोजेक्ट के लिए। ओपनहाइमर भी इन्हीं में से एक होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और नॉलेज कमाल की थी, न सिर्फ फिजिक्स के अंदर बल्कि केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेटालर्जी और इन सभी चीजों को देखते हुए इनको इस प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है विद द ह्यूज टास्क ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए इसकी लेबोरेटरी न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस में सेटअप की जाती है, ताकि अगर किसी एनिमी अटैक का भी खतरा होता है तो वो काफी ज्यादा कम हो जाए इन इलाकों के अंदर। ऊपर से अगर कोई गड़बड़ भी हो जाती है प्रोजेक्ट में तो इनोसेंट लोगों की जान ना जाए। इससे ओपनहाइमर ने अंदाजा लगाया था कि शायद इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 8 से 10 साइंटिस्ट मिलेंगे, कुछ इंजीनियर मिलेंगे, कुछ टेक्नीशियन मिलेंगे। बट रूजवेल्ट को रिसर्च नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए था एटॉमिक बम की शक्ल में। उन्होंने ओपनहाइमर को 764 साइंटिस्ट दिए थे, जिसमें से सिर्फ 302 लॉस एलमोस के लेबोरेटरी के अंदर ही काम कर रहे थे, बट टोटल 6 लाख लोग लगे हुए थे एटॉमिक बम बनाने के लिए। इसी से आपको इस मैटर की सीरियसनेस का पता चल सकता है। बट आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी रिसर्चर्स लगे हुए थे न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर काम करने में, कि न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरीके से बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा सकता है तो न्यूक्लियर बम भी बनाया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही रहता है कि कितने न्यूट्रॉन कितने एटम्स को हिट करके कितने नए न्यूट्रॉन और बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रॉन बनने की एवरेज अगर 1 से कम होती है मतलब चेन रिएक्शन नहीं होगा, बट अगर एवरेज 1 न्यूट्रॉन की होती है मतलब कि ये सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन है, लेकिन ये ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ये स्टेबल ही रहेगा। बट अगर एवरेज मोर देन 1 न्यूट्रॉन होती है तो मतलब ये चेन रिएक्शन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और यही चाहिए एटॉमिक बम के अंदर। बट न्यूक्लियर बम को लेकर 1-2 साइंटिस्ट के अंदर तशवीश ये थी कि शायद इससे दुनिया भी तबाह हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर बम के फटने से काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर निकलेगा, और इससे अर्थ में फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ऑन एवरेज हमारे एटमॉस्फेयर के हर 20 लाखवें हिस्से का एक हिस्सा हाइड्रोजन गैस है। सो तशवीश वाली बात ये थी कि अगर न्यूक्लियर बम फटेगा और इससे हाई टेम्परेचर और प्रेशर निकलेगा
तो इससे फ्यूजन शुरू हो जाएगा उन हाइड्रोजन गैसेस के साथ में, जिसकी वजह से हमारा अर्थ एक जेंट फ्यूजन पंप बन जाएगा, कुछ इस तरीके का। बट इस थ्योरी को डिसलाइन कर दिया जाता है। कोई भी साइंटिस्ट इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा जाता है। और फाइनली 3 साल बाद 16 जुलाई 1945 जब दुनिया के सबसे पहले एटॉमिक बम की टेस्टिंग का वो दिन आता है, जिसकी टेस्टिंग का कोड नेम रखा जाता है ट्रिनिटी टेस्ट। सब तैयारियां कंप्लीट होती हैं और इस बम को डेटोनेट सुबह के 4 बजे होना होता है, लेकिन अचानक से स्ट्रॉम आ जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाता है और 5:30 बजे दुनिया के सबसे पहले एटॉमिक बम को डेटोनेट किया जाता है। डेटोनेट होते ही इसका एक्सप्लोजन प्लूटोनियम को इन्वर्ट स्क्वीज करता है, जिससे न्यूट्रॉन का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और बूम, ये हो जाता है दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम एक्सप्लोजन। सिर्फ 6 किलो प्लूटोनियम 25,000 TNT के बराबर का इम्पैक्ट पहुंचाता है। पूरा मेक्सिको सुबह के 5:30 बजे इस तरीके से उजाले में हो जाता है जितना कभी दोपहर में भी नहीं हुआ होता है। इससे पैदा हुई हीट न्यू मेक्सिको की मिट्टी को शीशे की तरह बना देती है, जिसको ट्रेनाइट भी कहा जाता है। इससे पैदा हुआ शॉक वेव 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किया जाता है और इससे बना मशरूम क्लाउड 12 किलोमीटर ऊंचाई तक चला जाता है। इस टेस्ट के सक्सेसफुल हो जाने के बाद में ओपनहाइमर को मालूम चलता है कि उन्होंने क्या बना दिया है। ये वेपन ह्यूमैनिटी को चुटकी भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके बारे में वो काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो कोई उन्हें हिंदुओं की एक किताब पढ़ने के लिए कहता है। बाद में वो इस किताब से कुछ लाइंस भी पढ़ते हैं एक इंटरव्यू में। अब to impress him, takes on its multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क बन चुका होता है कि किसी भी मुल्क को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सका है। वो जापान को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमको सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन जापान सरेंडर नहीं करता। जिसके बाद में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक किया जाता है, जो कि लिटिल बॉय होता है। इसके बाद में 3 दिन बाद अमेरिका अपना फैट बॉय न्यूक्लियर वेपन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर मारता है। जिसके बाद में उन दोनों ही अटैक से 2 लाख से भी ज्यादा इनोसेंट सिविलियन मारे जाते हैं और इस तरीके से जापान सरेंडर करता है और वर्ल्ड वार 2 का खात्मा हो जाता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद में अब ओपनहाइमर नेशनल हीरो बन जाते हैं। इनको कई सारे पोजीशनों पर अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के अंदर इनको डायरेक्टर की पोस्ट दी जाती है, जनरल एडवाइजरी कमेटी के अंदर इनको चेयरमैन बना दिया जाता है और कई पोजीशंस दी जाती है। अब 1945 अगस्त महीने में सोवियत यूनियन ने अपना सबसे पहला एटॉमिक बम टेस्ट कर दिया है। अब यूएस मिलिट्री को लगता है कि हमको इनसे भी पावरफुल बम बनाना होगा, जो होगा हाइड्रोजन बम। बट ओपनहाइमर इसके अगेंस्ट थे। वो जानते थे कि इससे न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगा। बट दूसरे फिजिस्ट रिचर्ड लॉरेंस ने हाइड्रोजन बम को डिजाइन किया और 3 साल बाद 1952 में दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन बम कोड नेम आईवी माइक का टेस्ट हुआ मार्शल आइलैंड के ऊपर। इसका एक्सप्लोजन 10.4 मेगाटन TNT के बराबर था। मतलब ट्रिनिटी टेस्ट से ये 400 गुना ज्यादा पावरफुल था। अब 1961 में सोवियत यूनियन ने अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एटॉमिक बम टेस्ट किया, जो था तेसार बम्बार। ये आईवी माइक से भी 5 गुना ज्यादा पावरफुल था। मतलब कि ये 2000 गुना ज्यादा पावरफुल था ट्रिनिटी से। तो शायद ओपनहाइमर की तशवीश इस न्यूक्लियर रेस को लेके थी, जिसकी वजह से उन्होंने हाइड्रोजन बम बनाने से मना कर दिया था। बट 1945 में लिया गया ये फैसला इनके खिलाफ हो गया, जिसकी वजह से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई थी कि कहीं ये गद्दार तो नहीं है जिन्होंने अमेरिका को सबसे पहला न्यूक्लियर वेपन दिया था। वही अब अमेरिकन अथॉरिटी की नजरों में काफी ज्यादा कटकने लग गए थे। इनकी सभी गवर्नमेंट पोजीशन इनसे छीन ली गई थी। जो भी हॉनरी अवार्ड इनको मिल रखे थे वो भी इनसे छीन ली गए थे। इनकी सिक्योरिटी भी हटा दी गई थी और इनके ऊपर जासूस लगा रखे थे। ये किधर जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कहीं अमेरिका के खिलाफ तो नहीं जा रहे, क्या किसी मुल्क का साथ तो नहीं दे रहे। तो इस तरीके की चीजें उनके साथ में होने लगी, सिर्फ एक हाइड्रोजन बम ना बनाने की वजह से। सो इस तरह से नेशनल हीरो ओपनहाइमर अब नेशनल विलन बन चुके थे। 1965 में जब यूएस सोवियत यूनियन के बीच में बातचीत चल रही थी कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन को और ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, तो इस बीच में ओपनहाइमर से भी एक इंटरव्यू के अंदर इस बारे में पूछा गया। तो उन्होंने कहा ऐसा तो ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ही हो जाना चाहिए था। और इस इंटरव्यू के नेक्स्ट डे ही ओपनहाइमर की तबीयत खराब हो जाती है। मालूम चलता है कि इनको गले का कैंसर हुआ है, क्योंकि वो लाइफ टाइम स्मोकिंग करते आ रहे थे, जिसकी वजह से 18 फरवरी 1969 में इनकी डेथ हो जाती है। People laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, "Now I am become death, the destroyer of worlds."